हम लोग 1991 की जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज थी उसके इम्पैक्ट डिफरेंट सेक्टर्स पर देख रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म और स्टॉक मार्केट के संदर्भ में भी चर्चा की है और आज हम आपसे चर्चा करेंगे इंश्योरेंस सेक्टर रिफॉर्म के ऊपर। यह एक महत्वपूर्ण हिस्सा है इस इम्पैक्ट का, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के इम्पैक्ट का, इसलिए क्योंकि एक तो बैंकिंग, दूसरा इंश्योरेंस और तीसरा स्टॉक मार्केट। जो हमारा फाइनेंशियल सेक्टर है, वित्तीय क्षेत्र है, उसमें इन तीनों क्षेत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका है। और अगर जीडीपी के नजरिए से देखेंगे तो बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया और रियल एस्टेट को भी अगर शामिल कर लिया जाए तो लगभग 12.8% जो हिस्सा है जीडीपी का वो इन तीनों सेक्टर से आता है। भारत में जो इंश्योरेंस का सेक्टर है ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि सोशल सिक्योरिटी के नजरिए से इंश्योरेंस सेक्टर का महत्व है, क्योंकि लोगों को लाइफ इंश्योरेंस देना हो या क्रॉप इंश्योरेंस देना हो या लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस देना हो, इन सारे क्षेत्रों में हमें इंश्योरेंस कंपनीज की जरूरत होती है। लेकिन जब 1991 से पहले जाते हैं, इफ यू गो बिफोर 1991, then we find that there were only public sector insurance company which were running in India. भारत में 1991 से पहले की स्थिति में केवल सार्वजनिक उपक्रम ही थे जो बीमा के क्षेत्र में काम कर रहे थे। अब अगर बीमा की बात करेंगे, इंश्योरेंस की बात करेंगे, तो इंश्योरेंस हैज टू स्ट्रीम्स। जो बीमा का क्षेत्र है उसके दो हिस्से हैं। द वन इज द लाइफ इंश्योरेंस एंड अनदर इज द जनरल इंश्योरेंस। जब लाइफ इंश्योरेंस की बात करेंगे तो एक कंपनी हुआ करती थी जो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। पूरे देश में एकमात्र ये लाइफ इंश्योरेंस के सेक्टर की कंपनी थी 1991 से पहले। और लाइफ इंश्योरेंस के क्षेत्र में अगर कहीं भी कोई काम करना हो, लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड किसी को कोई जरूरत हो, तो केवल और केवल एलआईसी के पास जाना होता था। और जनरल इंश्योरेंस के सेक्टर में 4 इंश्योरेंस कंपनी थी जो पब्लिक सेक्टर के क्षेत्र में काम करती थी। नंबर 1 न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी एंड नेशनल इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, तो न्यू इंडिया, ओरिएंटल, यूनाइटेड एंड नेशनल इंश्योरेंस कंपनी। इसके अलावा पब्लिक सेक्टर में एक री इंश्योरेंस कंपनी भी थी जो, और ये सब कंपनियां जो थी, ये खासकर ये चारों जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी थी, ये 1972 का जो जनरल इंश्योरेंस एक्ट था उसके आधार पर काम करती थी। और लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन जिसको हम कहते हैं, ये काफी पुरानी है, जो 1956 के एक्ट से संचालित होती थी। 1956 के जो जीवन बीमा अधिनियम था उससे संचालित होने वाली कंपनी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया थी। अब आपको एक बेसिक ढांचा आपके दिमाग में आ गया कि जब हम इंश्योरेंस सेक्टर में जाएंगे तो हमको 2 सेक्टर्स पे चर्चा करनी होगी, एक लाइफ इंश्योरेंस और दूसरा जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस पर बात करेंगे तो एलआईसी को ध्यान में रखिएगा, जो 1956 के एक्ट और उससे भी एक पुराना एक्ट था जो ब्रिटिश शासन काल का था 1938। तो 1938 का एक्ट और 1956 का एक्ट जो है ये गवर्न करता था लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को। और 1972 का जो एक्ट था, जो भारत शासन का, भारतीय जो संसद में पारित किया गया था 1972 का, वो गवर्न करता था जनरल इंश्योरेंस कंपनी को। अब 1991 के बाद की स्थिति पर हम लोग चर्चा करने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो 1991 में ऐसा क्या हुआ था? तो आपको पता है 1991 के जब सारे आप हमारे वीडियोस देख लिए होंगे अभी तक के, तो आपको ये पता चल जाएगा कि 1991 में 2 बड़े चेंजेस हुए थे, एक इंडस्ट्रियल रिफॉर्म और दूसरा पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म एंड फाइनेंशियल रिफॉर्म। तो जो फाइनेंशियल रिफॉर्म हुए थे उनमें ये बड़े मुद्दे थे कि हमारे देश में जो पब्लिक सेक्टर्स हैं, जो सार्वजनिक उपक्रम हैं, उनकी स्थिति क्या होगी। तो हमने ये तय कर लिया था, यानी कि जो 1991 की इकोनॉमिक पॉलिसी थी, ये बात तय हो गई थी कि पब्लिक सेक्टर जो इंडस्ट्रीज होंगे उनको प्राइवेटाइज किया जाएगा।
प्राइवेटाइज करने का मतलब उनका शेयर बेचा जाएगा। दूसरी चीज जो तय किया गया था वो ये कि इंश्योरेंस सेक्टर जो है ये पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व है और इसमें केवल जो है भारत की जो सार्वजनिक उपक्रम है वही काम कर रहे हैं, चाहे वो जीआईसी हो या एलआईसी हो। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में ये तय कर लिया गया कि अब इंश्योरेंस सेक्टर जो है उसको भी वैश्विक बाजार के लिए, ग्लोबल मार्केट के लिए ओपन करना होगा। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि इंश्योरेंस बहुत सेंसिटिव मैटर होता है, क्योंकि जनरली खासकर जब एलआईसी की बात करेंगे तो उसमें जो पैसा जनता निवेश करती है वो लॉन्ग टर्म के लिए निवेश होता है और जनता अपनी गाढ़ी कमाई जो है वो 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल पूरे लाइफ के लिए निवेश करती है। तो सरकारों को ये सोचना पड़ता है कि ये जो पैसा है इसको सुरक्षित रखना और लोगों को समय आने पर, खासकर जब डेथ क्लेम वगैरह देना होता है, मृत्यु दावा देना होता है, तो उस समय लोगों को उस राशि को वापस करना ये एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो इस जिम्मेदारी को देखते हुए भारत सरकार ने जो तत्कालीन उस समय की स्थिति थी उस इकोनॉमिक पॉलिसी के तहत एक कमेटी का गठन किया जिसका नाम था मल्होत्रा कमेटी। आर.एन. मल्होत्रा महोदय थे जो आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके थे, फाइनेंस सेक्रेटरी भी रह चुके थे और मल्होत्रा जी ने 1993 में इस कमेटी के चेयरमैन के रूप में अपॉइंट हुए और उन्होंने जो कमेटी की रिपोर्ट दी उस रिपोर्ट के आधार पर इंश्योरेंस सेक्टर में बहुत से चेंजेस हुए। तो मैं आपको संक्षेप में बता देता हूं कि उन्होंने अपने रिकमेंडेशन में क्या कहा। उन्होंने कहा कि हमें एक ऐसा इंश्योरेंस इंडस्ट्री चाहिए जो कि मोर एफिशिएंट हो, यानी ज्यादा सक्षम हो, एंड कॉम्पिटिटिव फाइनेंशियल सिस्टम हो, यानी कि प्रतिस्पर्धी बाजार में काम करने लायक हो। हमारा जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री है उसमें कंपटीशन आना चाहिए। केवल मोनोपोली से काम नहीं चलेगा कि लाइफ इंश्योरेंस में केवल एलआईसी रहे और जनरल इंश्योरेंस में केवल 4 पब्लिक सेक्टर कंपनियां रहे। तो कॉम्पिटिटिवनेस लाने की जो बात है, एफिशिएंसी के साथ इन्होंने मल्होत्रा कमेटी की रिपोर्ट में ये बात आई। कंपटीशन, अब कंपटीशन कैसे आएगा? तो उसके लिए प्राइवेट इंडस्ट्रीज, प्राइवेट कंपनियों को इंश्योरेंस सेक्टर में प्रवेश देना पड़ेगा। तो वो भी तय कर दिया गया कि आप प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियों को एंट्री दे सकते हैं अगर वो 100 करोड़ रुपए के कैपिटल के साथ इंश्योरेंस कंपनी में एंटर करते हैं। इसके साथ साथ ये भी चीज तय, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का भी इंपैक्ट था, वैश्वीकरण का भी प्रभाव था, तो ये भी तय कर दिया गया कि इसी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर कि 26% शेयर के साथ कोई भी विदेशी कंपनी भारतीय इंश्योरेंस कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करके बीमा बाजार में प्रवेश कर सकती है। तो 26%, 26% फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और साथ ही साथ जो बचा हुआ है वो हमारे देश की कोई कंपनी या कोई एनआरआई के द्वारा इन्वेस्ट करके लगाया जा सकता है। लेकिन जब भी कोई इस तरह की कोई इंश्योरेंस कंपनी एस्टैब्लिश की जाएगी तो उन्हें 1 बिलियन यानी 100 करोड़ रुपए का कैपिटल रखना होगा। ठीक है, फिर इसके आगे देखते हैं। अब एक ये भी चीज उन्होंने बोला कि अब ऐसा होगा कि बहुत सारी कंपनियां आएंगी, वो कहेंगे कि भाई मेरा एक ऑफिस है और लाइफ इंश्योरेंस भी हम कर लेंगे वहां से और जनरल इंश्योरेंस भी कर लेंगे लाइफ। तो इन्होंने नियम बना दिया, नो कंपनी शुड डील विथ बोथ लाइफ एंड जनरल इंश्योरेंस थ्रू ए सिंगल एंटिटी। कोई एक ही जगह से या एक ही कार्यालय से, एक ही प्रीमाइसेस से कोई भी कंपनी लाइफ और जनरल इंश्योरेंस का काम एक साथ नहीं कर सकती है। अगर लाइफ इंश्योरेंस का काम कर रहे हैं तो उसका अलग होगा एंटिटी, अलग कार्यालय होगा, और जनरल इंश्योरेंस का काम कर रहे हैं तो उसका कार्यालय अलग होगा, क्योंकि ऐसी संभावना थी कि कंपनियां लाइफ और जनरल इंश्योरेंस का काम एक ही एंटिटी से, एक ही कार्यालय से करने लगेंगी। तो इस पे भी मल्होत्रा कमेटी महोदय ने जो है इस पे भी रोक लगा दी और कहा कि इंश्योरेंस सेक्टर में आप आइए, स्वागत है, लेकिन जनरल और लाइफ के कार्यालय अलग अलग होने चाहिए, एक एंटिटी से काम नहीं चलेगा। साथ में एक बात और कही, अब अगर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लाइफ में, जनरल इंश्योरेंस
जो कंपनियां हैं वो जीआईसी में, अब ये पब्लिक सेक्टर कंपनियां हैं। लेकिन अगर इंश्योरेंस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन करेंगे तो बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां आएंगी, तो उन पर नियंत्रण कौन रखेगा, उनकी निगरानी कौन करेगा? तो इसके लिए बोला एक रेगुलेटरी बॉडी गठित होनी चाहिए। देयर शुड बी ए रेगुलेटरी बॉडी शुड बी फॉर्म्ड, एक रेगुलेटरी बॉडी, एक नियंत्रक संस्था बनाई जानी चाहिए। और साथ ही साथ ये भी तय कर दिया गया कि जो हमारी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है उनके लिए ये बाध्यता नहीं रहेगी कि वो जो है अपनी कैपिटल, जो पूंजी इकट्ठा करते हैं वो केवल 75% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ही इन्वेस्ट करें, वो जो है अपने कैपिटल का 50% यानी 25% उनको जो छोड़ दिया गया, कम कर दिया गया कि आप जो है अपने हिसाब से जहां प्रॉफिटेबल आपको लगता है वहां आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए कितने सारे चेंजेस का रिकमेंडेशन जो है मल्होत्रा कमेटी रिपोर्ट में आया। अब सरकार की बारी थी, क्योंकि कमेटी ने तो रिकमेंड कर दिया, उन्होंने कहा कि आप प्राइवेटाइजेशन करिए, इंश्योरेंस सेक्टर में कंपटीशन लाइए, रेगुलेटरी बॉडी का गठन कीजिए, विदेशी कंपनियों को प्रवेश दीजिए आप इंश्योरेंस सेक्टर में, लेकिन 26% तक रेस्ट्रिक्ट करके। अब सरकार का समय आया, सरकार ने क्या किया? अब गवर्नमेंट ने इस रिकमेंडेशन को समझा और उन्होंने सबसे पहला काम ये किया, थोड़ा सा समय लिया उन्होंने, और सबसे पहला काम ये किया कि उन्होंने इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999 पारित किया, क्योंकि अब उन्हें निजी सेक्टर्स, निजी कंपनियों को प्रवेश देना था, निजी कंपनियों को प्रवेश देना था, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ावा देना था। तो ये कैसे संभव हो सकता था? तो पहले एक रेगुलेटरी बॉडी होना चाहिए और साथ में कुछ एक्ट, कुछ कानून होना चाहिए उनके लिए कि आप जब अपनी कंपनियां खोलेंगे, क्योंकि पब्लिक सेक्टर के लिए तो नियम बने हुए थे, तो निजी सेक्टर के लिए नियम बनाने के लिए IRDA एक्ट जो है ये पारित हुआ 1999 में और 2000 में जाकर के ये क्रियान्वित हो गया और इसके तहत भारत में अनेक इंश्योरेंस कंपनियां स्थापित हुई। तो आज जब आप इंश्योरेंस सेक्टर पर बात करते हैं तो बहुत सारी कंपनियां आपको नजर आती है। आप किसी भी बड़े शहर में देखिए, है ना, जैसे आप दिल्ली जाएंगे या भोपाल जाएंगे या कलकत्ता जाएंगे तो आपको बहुत सारे होर्डिंग्स दिखाई पड़ेंगे अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी की। तो वो जो अलग अलग होर्डिंग्स आपको इंश्योरेंस कंपनियों की दिखाई पड़ रही हैं वो सब इसी 1991 की न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, फिर मल्होत्रा कमेटी रिपोर्ट और IRDA एक्ट का ही परिणाम है। तो मैं दो चार नाम आपको बता देता हूं। जैसे देखिए, एक तो लाइफ इंश्योरेंस में तो भारत की सबसे बड़ी कंपनी है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसका अभी भी मार्केट शेयर जो है इंश्योरेंस के सेक्टर में लगभग 70% के आसपास बना हुआ है। ये एक बड़ी उपलब्धि है पब्लिक सेक्टर कंपनी की। तो ये भी चीज आप ध्यान में रखिएगा कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो है अभी भी जो टोटल मार्केट शेयर है इस सेक्टर में, इंश्योरेंस सेक्टर में, उसका एक बड़ा हिस्सा कवर करती है, लेकिन बाकी हिस्सा भी तो कवर हो रहा है। तो लाइफ इंश्योरेंस के सेक्टर में बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां आ गई हैं। जैसे मैं कुछ नाम, HDFC स्टैंडर्ड लाइफ, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ICICI प्रूडेंशियल कंपनी, कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, आदित्य बिरला लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। अब ये सब कंपनियों के नाम आपको जो है आराम से कहीं भी देखने को मिल जाएगा। मैं सारे नाम आपको क्या बताऊं। अभी वर्तमान में अगर देखेंगे तो भारत में लगभग एक LIC के अलावा, excepting one LIC, there are 23 प्राइवेट कंपनीज, लगभग 23 प्राइवेट कंपनियां लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में काम कर रही हैं। ठीक है, इस पे आप सर्च करके और देख सकते हैं कि कहीं 23 से ज्यादा तो नहीं हो गया या कम तो नहीं हो गया, लेकिन एक जनरल आइडिया के लिए मैंने बताया कि एक लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो कि पब्लिक सेक्टर कंपनी है, इसके अलावा 23 कंपनियां हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर की लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां हैं और उन कंपनियों में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के आधार पर जो विदेशी कंपनियां हैं उन्होंने भी इन्वेस्ट किया हुआ है। तो FDI भी आया और प्राइवेटाइजेशन भी आया और लिबरलाइजेशन भी। सरकार ने अपनी नीतियों को उदार किया यानी लिबरल,
प्राइवेटाइजेशन किया, यानी इंश्योरेंस सेक्टर जो पब्लिक सेक्टर में रिजर्व था वो ओपन हो गया, तो प्राइवेट इंडस्ट्री आ गई। और ग्लोबलाइजेशन इसलिए क्योंकि विदेशी कंपनियों ने प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियों में अपना निवेश किया और अपना पूंजी लगाया। तो इस तरीके से इंश्योरेंस सेक्टर जो है वो प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन से प्रभावित हो गया। अब इससे आगे बात करते हैं। अभी आप लाइफ इंश्योरेंस के मैंने कुछ नाम बताए, ऐसे ही कुछ नाम आप जनरल इंश्योरेंस के भी देख सकते हैं। अगर जनरल इंश्योरेंस कंपनियों की बात करेंगे तो देखिए एक 4 कंपनियां तो मैंने बताया आपको, है ना, न्यू इंडिया एश्योरेंस, नेशनल इंश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस और यूनाइटेड इंश्योरेंस, ये पब्लिक सेक्टर लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां हैं। इनके अलावा देखिए एक कंपनी है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, अपोलो म्यूनिक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, भारती एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, DHFL जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और भी तमाम इंश्योरेंस, ICICI लोम्बार्ड और इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ऐसे बहुत सारी जनरल इंश्योरेंस कंपनी है। एक आंकड़े के मुताबिक 4 कंपनी तो GIC की जो है पब्लिक सेक्टर की है और लगभग 30 ऐसी कंपनियां हैं जो प्राइवेट सेक्टर में काम करती हैं। तो जनरल इंश्योरेंस सेक्टर में 30 प्राइवेट, लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में 23 प्राइवेट। तो ये प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां कैसे जनरेट हुई, कैसे क्रिएट हुई, तो क्या देखेंगे 1991 के न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से आई। और जो कानूनन बदलाव हमने किए वो क्या थे, IRDA एक्ट 1991। अब इसी एक्ट के द्वारा इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी का भी गठन कर दिया गया। और जब इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन हो गया तो इन्होंने जितनी भी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी हो या पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी हो उन सब के लिए कुछ नियम बनाए, उनके तौर तरीके निर्धारित कर दिए, उनको ये बताने का प्रयास किया कि आपके काम करने का तरीका क्या होगा, आपकी जो प्रीमियम होगी वो प्रीमियम किस तरह से निर्धारित किया जाएगा, ज्यादा तो नहीं है, कम तो नहीं है, पॉलिसीज का नेचर किस तरह का होगा, यानी जो आप पॉलिसी जारी करते हो लाइफ इंश्योरेंस का या जनरल इंश्योरेंस का, वो पॉलिसी कैसे आपको जारी करेंगे, उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक आपको डालनी पड़ेगी, ये सब कौन तय करेंगे? अब IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। पहले यही काम जो है भारत सरकार की जो पब्लिक सेक्टर कंपनी थी उनके बोर्ड या फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री के इंस्ट्रक्शन पर किए जाते थे। अब इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी जो कि संसद के द्वारा बनाई गई इंश्योरेंस सेक्टर पर निगरानी नियंत्रण रखने के लिए बनाई गई संस्था है, उन्होंने ये सब काम अपने जिम्मे ले लिया। तो इस तरह से भारत में जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के थ्रू चेंजेस आने शुरू हुए तो इंश्योरेंस सेक्टर भी उनसे प्रभावित हुआ और उस क्षेत्र में भी काफी चेंजेस आए। अब देखिए और क्या चेंजेस दिखाई पड़ते हैं। तो इंश्योरेंस सेक्टर में काफी सारे चेंजेस होने शुरू हुए। जैसे एक तो बड़ा चेंज ये आया कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज फ्रॉम 26 to 49% इन 2015। 2015 में एक भी फिर बड़ा बदलाव आ गया। क्या बदलाव आया कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो इंश्योरेंस सेक्टर में होगा वो अब 26% नहीं रहेगा, कितना हो जाएगा 49%, 49%, 49% का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो किया गया। इसके अलावा और क्या चेंजेस लाने की कोशिश की गई, तो देखिए स्ट्रेंथनिंग द लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर ऑफ द इंश्योरेंस सेक्टर। जो कानूनन रूप से यानी जो कानून बने हुए थे इंश्योरेंस सेक्टर को गाइड करने वाले, उन कानूनों में भी बदलाव लाया। तो ये 2015 का जो एक्ट है वो उसमें इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड बहुत सारे चेंजेस आए और उसमें ये बताया गया कि भाई आप जो पॉलिसी को जब असाइन करते हैं यानी दूसरे के नाम अगर करते हैं तो उसका तरीका क्या होगा, उसमें नॉमिनेशन की प्रोसेस यानी अगर किसी को नॉमिनेट किया जाता है पॉलिसी में उसका तरीका क्या होगा, पॉलिसी को सरेंडर करने के लिए यानी पॉलिसी यानी कस्टमर के हित में बहुत सारे चेंजेस किए गए। और वो चेंजेस ये ध्यान में रखते हुए किए गए कि ये जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं इनके बीच एक स्वस्थ हेल्दी कंपटीशन बना रहे।
और उसका फायदा, हेल्दी कंपटीशन का फायदा जो है पब्लिक को भी मिले। तो पब्लिक के इंटरेस्ट में इंश्योरेंस डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ये कोशिश की कि ये बदलाव हो। अब देखिए क्या क्या चेंजेस आए जिसके कारण से पूरा मार्केट बदल गया। पहले ये सब चीजें नहीं होती थी। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लाइफ इंश्योरेंस का काम करती थी और अपने तरीके से जो है जितना भी संभव होता था लोगों का बीमा करती थी, लेकिन कोई कंपटीशन नहीं होने के कारण उस तरीके से अपनी पॉलिसी में उतनी तेजी से चेंज नहीं करते थे। लेकिन जैसे ही प्राइवेटाइजेशन आया, उनको पॉलिसी जो प्राइवेट कंपनियां काम करती थी उसके अकॉर्डिंग अपने आप में चेंजेस लाना पड़ा। जैसे देखिए कुछ चेंजेस, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस के फील्ड में बड़ा बदलाव आया, पेंशन फंड लेजिस्लेशन आया, यानी पेंशन फंड भी इंश्योरेंस का एक विषय बन गया। पेंशन जो है वो इंश्योरेंस का विषय बन गया। छोटे छोटे गरीब लोगों के लिए बीमा हो सके इसके लिए माइक्रो इंश्योरेंस आया। तो माइक्रो इंश्योरेंस, पेंशन फंड का बनाया जाना, हेल्थ इंश्योरेंस, ये सब किसका परिणाम है? ये सब परिणाम है 1991 की इकोनॉमिक पॉलिसी का। अब जब ये सब चेंजेस आए, इसका मतलब क्या हुआ कि अब कोई भी व्यक्ति, हमारे देश की जनता, अगर उनके पास नौकरी तो है लेकिन पेंशन की व्यवस्था नहीं है, तो वे इंश्योरेंस कंपनियों के माध्यम से पेंशन के लिए भी सेविंग कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, अगर जो गरीब लोग हैं वो कोई ज्यादा प्रीमियम जमा नहीं कर सकते तो वो माइक्रो इंश्योरेंस, छोटा छोटा प्रीमियम दे करके, स्मॉल प्रीमियम दे करके भी वो बीमा करा सकते हैं। अब माइक्रो इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस के सेक्टर में, ये हेल्थ इंश्योरेंस का जो एरिया है ये अलग ही हो गया। जनरल इंश्योरेंस कंपनियां जो हैं इसमें काफी आगे बढ़ी और कुछ कंपनियां तो सीधे हेल्थ इंश्योरेंस का ही काम करने लगी। तो हेल्थ इंश्योरेंस का सेक्टर भी बढ़ा, जनरल इंश्योरेंस का सेक्टर भी बढ़ा, लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में भी बड़े पैमाने पर बदलाव आए। पॉलिसीज के जो नेचर होते थे, यानी जो पॉलिसी जिस तरह की जारी की जाती थी उसके स्वरूप में भी बदलाव आया। और ये सब बदलाव लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के कारण हुआ। और इन सब चेंजेस के कारण क्या हुआ, इंक्रीज इन इंश्योरेंस पेनिट्रेशन। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन मतलब क्या हुआ, जहां पहले लोग, जहां ये इंश्योरेंस कंपनियां बीमा करने के लिए नहीं जाती थी उन सेक्टर्स में भी बीमा करने के लिए गए, यानी कि ज्यादा लोगों को इंश्योरेंस कवर होने का मौका मिला। सरकार ने भी इस सेक्टर में काम किया, बड़े बड़े ग्रुप इंश्योरेंस होने लगे, ग्रुप इंश्योरेंस कंपनियां अलग बनी। LIC ने भी अपनी ग्रुप इंश्योरेंस कंपनियां खोली लाइफ इंश्योरेंस के सेक्टर में। हेल्थ इंश्योरेंस के सेक्टर में जो मेडिक्लेम पॉलिसियां होती हैं वो सब में बहुत सारे चेंजेस आए। और सबसे बड़ा जो लाभ हुआ उसमें ये कि इंक्रीज इन इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, यानी जहां लोगों को बीमा करने के लिए लोग जाते नहीं थे उन सेक्टर्स में, रूरल एरियाज में, ग्रामीण क्षेत्रों में, छोटे शहरों में जो है निजी कंपनियां पहुंची, सरकारी कंपनियां पहुंची और उन लोगों ने, उन संस्थाओं ने बीमा करने का काम किया। फिर इसके अलावा और भी एक चेंजेस किया, भाई जितनी भी निजी कंपनियां थी या जो पब्लिक सेक्टर कंपनियां थी उनको बोला भाई आप मार्केट से कैपिटल जो है, आप अगर आप में क्षमता है आप वसूल कीजिए, कैपिटल पूंजी इकट्ठा कीजिए, हम आपको मना नहीं करेंगे। इवन पब्लिक सेक्टर की जो कंपनियां थी उनके लिए भी सरकार ने कहा कि आप शेयर बाजार में लिस्टेड हो जाइए, शेयर बाजार में आप सूचीबद्ध हो जाइए और जनता से जो है पैसा आप कलेक्ट कीजिए और इससे आपकी जो है इकोनॉमिक स्ट्रांगनेस बढ़ेगी, आर्थिक मजबूती आएगी। तो कैपिटल कलेक्शन का, कैपिटल कलेक्ट करने का, शेयर बाजार में सूचीबद्ध एंड लिस्टेड होने के लिए भी गवर्नमेंट ने नीतियां बनाई। खासकर ये जो जनरल इंश्योरेंस की जो कंपनियां थी उन्हें पूरी छूट दी गई कि आप अगर शेयर बाजार में एनलिस्टेड होना चाहते हैं और कैपिटल कलेक्ट करना चाहते हैं तो आप कई उद्देश्यों से ये काम कर सकते हैं। अगर आप अपने आप का विस्तार करना चाहते हैं, एक्सपेंशन करना चाहते हैं अपना रूरल सेक्टर में और जो है सोशल सेक्टर में, तो आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या फायदा हुआ, तो देखिए कंज्यूमर वेलफेयर, क्योंकि जैसा मैंने बताया पहले तो मोनोपोली हुआ करती थी, मोनोपोली ऑफ LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और दूसरा हिस्सा होता था जनरल इंश्योरेंस कंपनी का, जिनमें 4 पब्लिक सेक्टर कंपनियां। अब
यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस में 23 प्राइवेट कंपनियां हैं, इधर 30 प्राइवेट कंपनियां हैं। कंपटीशन है, प्रीमियम को लेकर कंपटीशन है, सर्विसेज को लेकर कंपटीशन है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से सर्विस देने को कंपटीशन है, अलग अलग नए नए किस्म की पॉलिसीज जारी करने को लेकर कंपटीशन है, ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटीज पॉलिसीज में ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटीज देने को लेकर कंपटीशन है। तो क्या हुआ, इससे जो पॉलिसीज थी जो इंश्योरेंस कंपनियों की, उनमें गुणवत्ता बढ़ी। जैसे कि मैंने एक टॉपिक के अंतर्गत बताया भी था कि इंश्योरेंस सेक्टर में भी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी आ गई, जिससे कि शेयर बाजार में निवेश किया जा सके और इंश्योरेंस कंपनियां शेयर बाजार में निवेश करने लगी। तो ये सब चेंजेस इसी कारण आ रहे हैं और कंज्यूमर का वेलफेयर भी बढ़ रहा है, उनकी प्रीमियम में भी कमी आ रही है। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि बाजार में प्रतिस्पर्धा विकसित हो गया है, चाहे वो लाइफ हो चाहे वो जनरल इंश्योरेंस हो। फिर एक चीज और 2015 में जब ये 26% से 49% शेयर किया गया, तो एक चेंजेस ये भी लाया गया कि IRDA को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग किया जाए। IRDA शुड बी स्ट्रेंथेंड। IRDA को स्ट्रेंथेन करेंगे तो क्या होगा, IRDA को मजबूत करने का मतलब ये है कि IRDA को कहा गया भाई देखिए, इंश्योरेंस के जो एजेंट्स हैं उनको तो आप नियुक्त करने दीजिए इंश्योरेंस कंपनी को, लेकिन उनका क्वालिफिकेशन क्या होगा, उनका जो टर्म एंड कंडीशन क्या होगा, उनकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, ये आप तय करके बता दीजिए। एग्जाम उनको लेनी, अब उनको रिक्रूटमेंट का अधिकार आप उनको दे दीजिए, लेकिन उनके लिए जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो आप तय कर दीजिए। IRDA को पावर दे दिया गया। और क्या तय किया गया, जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी है उनका सॉल्वेंसी मार्जिन ठीक है कि नहीं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंसेस ठीक है कि नहीं, है ना, क्योंकि इन सब का इंपैक्ट किस पे पड़ता है, कस्टमर पे पड़ता है, जो लोग इंश्योरेंस कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं। उनका मैनेजमेंट एक्सपेंसेस ठीक है कि नहीं, क्योंकि ये भी एक बात है कि जब स्वतंत्रता के बाद ये भी देखा गया कि बहुत सारी जो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां थी वो उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनियां जो है वो दावों का यानी क्लेम का भुगतान नहीं कर पाती थी। इसीलिए जवाहरलाल नेहरू ने 1956 में जो है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन बनाया था। तो ये चीज ध्यान में रखना है कि पहले जब स्वतंत्रता के कुछ समय बाद तक बहुत सारे प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां थी और किसी मजबूरी बस ही नेशनलाइज करके उन इंश्योरेंस कंपनियों को नेशनलाइज करके लाइफ सेक्टर में लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बनाई गई 1 सितंबर 1956 को, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और जनरल इंश्योरेंस सेक्टर में 1972 में जनरल इंश्योरेंस कंपनी बनाई गई जो कि पब्लिक सेक्टर में थी जनरल इंश्योरेंस के लिए। तो एक वक्त था जब निजी कंपनियां होती थी, फिर उनको पब्लिक सेक्टर में लाया गया और अब फिर वक्त का बदलाव है। अब फिर से उनको क्या कर रहे हैं, जो इंश्योरेंस कंपनियां इंश्योरेंस सेक्टर है उसमें फिर से एक बार निजी कंपनियों को बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि बदली हुई परिस्थितियों में इन चेंज सिनेरियो ऐसा करना जरूरी था, क्योंकि हम मार्केट को क्लोज नहीं रख सकते थे, क्योंकि हमने ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन की नीति अपना ली थी। IMF, वर्ल्ड बैंक की बातों को भी हमें फॉलो करना था और उस पॉलिसी के तहत हमें इंश्योरेंस सेक्टर को ओपन किया और उसी के तहत हमने IRDA बनाया। IRDA ने को पावरफुल बनाया, उनको ये अधिकार दिया कि आप कंपनियों की स्थिति को देखिए, उनके टैरिफ, उनके जो रेट्स हैं इन प्रीमियम के, उन पर थोड़ा लगाम लगाइए। ये सब काम। सॉल्वेंसी मार्जिन का मतलब क्या है यहाँ पर, कि किसी कंपनी का एसेट और उसका एक्सपेंसेज, यानी उनके एसेट और उनकी लायबिलिटीज, उनका एसेट कितना है और उनकी लायबिलिटी क्या है, इन दोनों के बीच यानी एसेट ज्यादा होना चाहिए और लायबिलिटीज कम होनी चाहिए, ये मार्जिन होना चाहिए। यानी कि लायबिलिटी तो ज्यादा हो गया और एसेट कम है तो क्या हो गया, घाटा। तो वो कंपनी क्लेम का भुगतान कैसे करेगी, नहीं कर पाएगी। तो ये नहीं चलेगा। एसेट और लायबिलिटी के बीच एक बेहतर गैप होना चाहिए, पॉजिटिव गैप होना चाहिए। एसेट ज्यादा, लायबिलिटी कम, तभी तो आप एक मजबूत इंश्योरेंस कंपनी कहलाएंगे। और इसी कारण से ये सब वर्क जो है, ये सब जिम्मेदारी जो है वो किसको दे दिया गया, IRDA को, कि इन कंपनियों पर आप नियंत्रण रखिए, निगरानी रखिए और ये बेहतर काम कर सकें, इसके लिए भी आप
जो है कोशिश करते रहिए। तो ये IRDA जो है समय समय पर टर्म्स एंड कंडीशंस चेंजेस करते रहते हैं। जो भी कंपनी जो है, जो भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हो या जनरल इंश्योरेंस कंपनी हो, जो भी IRDA के जो टर्म कंडीशन है उसका वायलेशन करते हैं तो उन पे रोक भी लगा देते हैं, कई बार उनकी पॉलिसीज पर रोक लगा देते हैं, उनको फाइन भी कर देते हैं कई बार। और कई ऐसी इंश्योरेंस कंपनियां हैं जिनको IRDA ने फाइन किया। तो ये सब चेंजेस जो हैं इंश्योरेंस मार्केट में आए। इसके अलावा फिर ये हुआ कि वक्त बदलता गया और 1991 से होते होते उन IRDA एक्ट से बढ़ते बढ़ते 2015 तक पहुंच गए। 2015 में वो जो मैंने बताया था इंश्योरेंस सेक्टर में पहले 26% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट था, फिर बढ़ा करके उसको 49% कर दिया गया। ऐसा करने के पीछे क्या था? क्योंकि बहुत सी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां, चाहे वो LIC में हो, इंश्योरेंस सेक्टर में हो, चाहे जनरल इंश्योरेंस, उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो बहुत स्ट्रांग नहीं थी, अच्छी नहीं थी। तो वो लेवल प्लेइंग नहीं हो पा रहा था, वो बराबरी यानी बराबर तल पर वो कंपटीशन नहीं कर पा रहे थे। तो ये और प्राइवेट जो कंपनियां थी उनका ये कहना था कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो है वो पब्लिक सेक्टर कंपनी है, सरकार का सॉवरेन गारंटी है, इसीलिए और हमारे पास जो हमारे पास फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो भी बहुत कम है। तो इसीलिए FDI बढ़ाया जाना चाहिए जिससे कि जो प्राइवेट कंपनियों की स्थिति मजबूत हो सके। तो सरकार ने काफी दिनों तक सुना और फिर बोला ठीक है, आप मजबूत होना चाहते हैं ऐसे तो हो जाइए, ये लीजिए 26% से बढ़ा करके 49% कर दिया। तो FDI जो है अब कोई भी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी जो है उसमें 49% का उनको विदेशी कंपनी जो है उसमें निवेश कर सकती है। तो इस तरह से भारत में प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी का प्रभाव जो है धीरे धीरे बढ़ा। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भी लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो है एक बड़ा शेयर अभी भी वो उनके पास मौजूद है। इससे क्या हुआ, अब जब 49% किया गया या उससे पहले 26% किया गया तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुआ भारत में इंश्योरेंस सेक्टर में, तो कैपिटल आया, तो इनफ्लो ऑफ कैपिटल, ये फायदा हुआ। इनफ्लो ऑफ कैपिटल यानी भारत में क्या हुआ, जो है इनफ्लो हुआ, कैपिटल का इनफ्लो। और क्या हुआ, जॉब क्रिएशन। क्या हुआ, जॉब क्रिएशन, काम मिला लोगों को, जॉब क्रिएट हुआ। जॉब वाज आल्सो क्रिएटेड क्योंकि निजी कंपनियां भी अपने एजेंट रिक्रूट करते थे, अपने ऑफिस खोलते थे, अपने कर्मचारी रखते थे, अपने ढंग से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग करते थे, तो अलग अलग तरह के काम बने। मार्केटिंग का काम हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन का काम हुआ, और साथ ही साथ जो पब्लिक सेक्टर कंपनियां थी वो तो अपना काम कर ही रही थी। तो जॉब क्रिएशन बढ़ा, जॉब जो है ज्यादा बढ़े। पब्लिक सेक्टर में जॉब भले ही थोड़े कम हुए होंगे लेकिन निजी क्षेत्र में जो है नंबर ऑफ जॉब जो है ये बढ़ने लगे। इसके अलावा पेंशन सेक्टर जो कि बहुत कमजोर सेक्टर था, उस सेक्टर में बहुत तेजी आई क्योंकि बहुत सारे लोग जो निजी क्षेत्र में काम करते थे, प्राइवेट सेक्टर में काम करते थे, जिनके लिए पेंशन जो है एक जो बुढ़ापे का जो एक एश्योरेंस होता है वो नहीं था, तो बहुत से लोगों ने जो है पेंशन फंड में इन्वेस्ट किया और बहुत से लोगों ने हेल्थ इंश्योरेंस के सेक्टर में जो है पैसा लगाया, और इन सब चीजों से उनको एक सामाजिक सुरक्षा भी मिली और उनको एक आत्मविश्वास भी बढ़ा कि किसी भी संकट के समय हमें इससे फायदा होगा। इसके अलावा चूंकि कंपटीशन बहुत तगड़ा था, प्राइवेट इंश्योरेंस और पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस, प्राइवेट का आपस में भी और प्राइवेट का पब्लिक सेक्टर के साथ, तो कंपटीशन जब बड़ा होता है तो गुणवत्ता भी बढ़ानी पड़ जाती है। तो कंज्यूमर फ्रेंडली एटमॉस्फेयर बनाने की कोशिश की गई। अलग अलग तरह के जो कंपनियां थी, अलग अलग जो कंपनियां थी, जनता को, पब्लिक को जो है अच्छी अच्छी किस्म की पॉलिसियां, सुविधाएं, बेनिफिट देने का प्रयास कर रही थी। क्लेम सेटलमेंट बढ़ा, सभी कंपनियों का क्लेम सेटलमेंट बढ़ा। इवन लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने भी अपना क्लेम सेटलमेंट जो है 97, 98, 99% तक जो है पहुंचा दिया। यानी कि और जो निजी कंपनियां थी उन्होंने भी अपना क्लेम सेटलमेंट तुलनात्मक रूप से बेहतर किया। क्लेम सेटलमेंट का मतलब यह हुआ कि अल्टीमेटली किसी भी व्यक्ति ने इंश्योरेंस जिस पर्पस से लिया है वो पूरा होना चाहिए। और इन सब चीजों का, क्योंकि भारत के इकोनॉमी में विदेशी मुद्रा भी बढ़ी, प्राइवेट जो लोग थे उन्होंने भी पूंजी निवेश किया, कैपिटल इन्वेस्ट किया, तो इसका फायदा क्या हुआ,
हमारे देश में फॉरेन एक्सचेंज भी बढ़ा और फॉरेन एक्सचेंज के साथ साथ हमारे देश में सेंसेक्स जो है, आप तो जानते हैं इकोनॉमी का बैरोमीटर होता है, तो बहुत सारे जो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां थी उन्होंने जो है शेयर बाजार में अपने आप को एनलिस्टेड किया, सेबी में अपने आप को रजिस्टर्ड किया। लोग जो है अब जो है प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियों, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया तो एनलिस्टेड नहीं है। अभी अभी सरकार ने कुछ पिछले बजट में 2020-21 के बजट में जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने ये घोषणा की है कि एलआईसी के भी कुछ शेयर हम बेचेंगे। अब ये कितना सही है कितना गलत है ये तो हम किसी अन्य वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल हमारी जानकारी के लिए आप बात कर रहे हैं कि सरकार की योजना है कि वो एलआईसी को भी डिसइन्वेस्ट करना चाहती, क्योंकि एलआईसी में अभी पूरा का पूरा जो कैपिटल है वो भारत सरकार का है और 100% ये पब्लिक सेक्टर कंपनी है। तो ये अच्छा होगा या बुरा होगा ये अलग मसला है, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की अगर बात करें तो उन्होंने काफी बड़ा मार्केट शेयर अपने अंदर समेटा हुआ है। साथ ही साथ गवर्नमेंट को जब जरूरत पड़ती है उस समय भी बड़ी मात्रा में वो पूंजी जो है सरकार को देते हैं, या बहुत सारे ऐसे उद्योग खासकर जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर वाले, इलेक्ट्रिसिटी वाले, डैम बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए, रेलवे के ट्रैक बनाने के लिए लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इन्वेस्ट करती है। तो जनता का देखा जाए तो ये जो कॉर्पोरेशन है एक एसेट की तरह है, तो इसको जब सरकार इसका जब डिसइन्वेस्टमेंट करेगी और कितना डिसइन्वेस्ट करेगी ये बाद में चर्चा का विषय होगा। लेकिन इन सब चीजों से क्या हुआ, इन सब चीजों से ये हुआ कि शेयर बाजार में भी इंश्योरेंस सेक्टर की अनेक कंपनियां आ गई, जिससे शेयर बाजार में चाहे वो एनएसई हो, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो, चाहे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो, उनकी जो उछाल है उनमें उछाल देखने को मिला, मतलब तेजी देखने को मिली। और तेजी देखने का मतलब यह है कि जनता जो है वो शेयर बाजार में यानी इन्वेस्ट कर रही है। तो ये सब चेंजेस इसलिए हो रहे हैं क्योंकि अभी इंश्योरेंस सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट आ रहा है। अब कभी कभी दिमाग में ये आता है कि क्या ये जो एलपीजी की पॉलिसी है और जब इंश्योरेंस सेक्टर की बात कर रहे हैं तो क्या इससे नुकसान भी हुआ है या सारा फायदा भी हुआ है? फायदे तो हमने बहुत सारे बताए, कस्टमर सर्विस में बेहतरी होगी, प्रीमियम जो है इससे कम होगा, जॉब मार्केट, नए किस्म के जॉब मार्केट क्रिएट होंगे, इसके अलावा जो रिस्क प्रोटेक्शन है वो भी बढ़ेगा, है ना। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतनी सारी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां हैं, उनकी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सरकार तय करती है उससे जो है उनको काम करने का मौका मिलेगा कॉर्पोरेट सोशल सेक्टर में। ये सब बहुत से चेंजेस आते हैं, लेकिन क्या नुकसान भी होगा? हाँ, थोड़ा बहुत नुकसान भी होगा। इसलिए होगा क्योंकि देखिए, अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस सेक्टर में आ रहा है और वो किसी प्राइवेट कंपनी के साथ अगर वो कोलैबोरेशन के साथ काम कर रही, तो जो प्रॉफिट होगा वो भी तो अपने देश में ले जाएंगे, तो दे विल कैरी द प्रॉफिट टू देयर ओन कंट्री। अब वो भारत में ही निवेश करें ये जरूरी नहीं है। दूसरा इसमें ड्रॉबैक ये आने के चांसेस हैं कि सरकार का नियंत्रण कम होगा, क्योंकि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से जो कंपनियां भारत में आएंगी वो नियम कानूनों का पालन किस ढंग से और कितना कर पा रहे हैं इस पर पूरी तरह से निगरानी रखना संभव नहीं होगा। तो इसीलिए यह भी संभव है कि जो हमारे देश का जो कैपिटल है, पूंजी है, वो भारत में इन्वेस्ट ना हो करके उनके देश में चला जाए, तो ये एक हमारे देश में लॉस होने की संभावना है। दूसरा, इंश्योरेंस इज ए मैटर ऑफ सोशल एस्पेक्ट। जो इंश्योरेंस होता है ये एक सामाजिक विषय भी है। दूसरा, आपको पता ही होगा जो इंश्योरेंस सेक्टर है ये फेडरल विषय यानी संघीय सूची का विषय, दिस इज अ मैटर ऑफ फेडरल लिस्ट, ये संघीय सूची का विषय है। तो भारत सरकार जो है वो इंश्योरेंस है, बैंकिंग है, विदेशी मुद्रा है, इन सब से रिलेटेड कानून या नीति बनाती है। तो जब इंश्योरेंस का मुद्दा आता है, तो अगर आप इंश्योरेंस को प्राइवेटाइज कर देते हैं तो ये हो सकता है कि जो इसका सोशल एस्पेक्ट है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा, क्योंकि ये पूरी तरह व्यवसाय हो जाएगा। तो लोगों को जो सामाजिक सुरक्षा देने का जो सरकार का जिम्मा है उसमें ऐसा ना हो कि सरकार अपनी जिम्मेदारी से बचने लग जाए। तो ये भी चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सोशल सिक्योरिटी इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट थ्रू द पब्लिक सेक्टर गिव द सोशल सिक्योरिटी टू द पब्लिक।
एंड पब्लिक सेक्टर हेल्प गवर्नमेंट टू डू दिस। सरकार को कौन मदद करता है सोशल सिक्योरिटी बढ़ाने में? पब्लिक सेक्टर। तो अगर बहुत ज्यादा हम प्राइवेटाइज कर देंगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पर बहुत ज्यादा ध्यान लगा देंगे, इंश्योरेंस को एक जो है मार्केटिंग और केवल बिजनेस ही रख देंगे, तो उसका जो मुख्य पर्पस है सोशल सिक्योरिटी का, उससे कहीं हम भटक न जाएं, ये भी हमें ध्यान रखना है। क्योंकि जनता को लाभ भी मिले, जनता को जो है उनका जो गाढ़ी कमाई का पैसा है उसका बेनिफिट भी मिले, लेकिन जरूरत पड़ने पर जो उनका जो क्लेम है, जो दावा है, वो भी उनको मिले, ये भी बहुत जरूरी है। तो इस तरह से जो इंश्योरेंस सेक्टर है, अगर उसको प्राइवेटाइज करते हैं तो उसका थोड़ा निगेटिव इंपैक्ट आने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, क्या क्या चीजें अपन ने डिस्कस किया? देखिए, पहले तो हमने आपको ये बताया कि इंश्योरेंस सेक्टर को ओपन करने के पीछे कारण क्या था, क्योंकि पेनिट्रेशन बहुत कम था। इंश्योरेंस सेक्टर में दो ही बड़ी सेक्टर थे, जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस, और उनकी जो है पब्लिक सेक्टर में होने के कारण उनकी मोनोपोली थी और कोई निजी कंपनियां थी नहीं। तो चेंजेस कैसे आए? तो 1991 की न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में ये थॉट तो था ही कि पब्लिक सेक्टर जो है उसको हम डिसइन्वेस्ट करेंगे, और साथ ही ये भी थॉट था कि भाई ये जो है ग्लोबलाइजेशन के लिए हमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है, तो फॉरेन करेंसी की भी दिक्कत थी। तो उन्हीं सब चीजों को सोचते हुए क्या किया हमने? मल्होत्रा कमेटी का गठन किया। मल्होत्रा कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पर सरकार ने क्या किया? आईआरडीए का फॉर्मेशन किया। आईआरडीए के फॉर्मेशन से क्या हुआ? आईआरडीए के फॉर्मेशन के साथ ही गवर्नमेंट ने आईआरडीए को मजबूत करने की रणनीति बनाई। आईआरडीए को मजबूत करने की रणनीति बनाई और धीरे धीरे उसमें चेंजेस भी करते गए। तो इंश्योरेंस एक्ट में भी चेंजेस हुआ, और आईआरडीए की जो पॉलिसी थी आईआरडीए के लिए, उसके लिए भी चेंजेस हुआ। तो मैंने वो भी बताया आपको कि 2015 में भी एक बड़ा चेंज आया। फिर इसमें यह भी चीज आपको ध्यान रखना है कि इंश्योरेंस सेक्टर में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का रेट वर्तमान में क्या है? तो शुरू में 26% था और फिर चेंज होकर के 49% हो गया। फिर आपको यह भी बताया कि धीरे धीरे जो है जनरल इंश्योरेंस सेक्टर में और लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में निजी उपक्रमों यानी प्राइवेट सेक्टर जो है उनकी संख्या बढ़ती चली गई, और इस तरह से बाजार में प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो गया, कंपटीशन उत्पन्न हो गया। जब कंपटीशन बढ़ा तो पॉलिसी के यानी जो लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी हो, जनरल इंश्योरेंस की पॉलिसी, उसमें भी चेंजेस आए, उसकी भी चर्चा की हमने। अब देखिए, पहले तो लाइफ इंश्योरेंस मतलब केवल लाइफ इंश्योरेंस होता था, अब उसमें भी बहुत सारी चीजें आ गई, नए नए प्रोडक्ट आ गए, यूनिट पॉलिसी, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, उसमें लाइफ इंश्योरेंस के साथ हेल्थ प्लान भी शामिल होने लगा। लाइफ इंश्योरेंस के साथ जो है कैंसर कवर, एक पॉलिसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कैंसर कवर, और अभी तो चल रहा है कि कोरोना कवर पॉलिसी भी लाएंगे। अब ये सब चेंजेस इसी कारण इतनी तेजी से हो रहे हैं क्योंकि तमाम प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां भी हैं और नई नई पॉलिसी आ रहे हैं। टेक्नोलॉजी का यूज बहुत बढ़ गया। टेक्नोलॉजी का यूज पहले तो ये था कि जब बीमा कराते थे, इंश्योरेंस कराते थे, तो पॉलिसीज वगैरह जो उनको हार्ड कॉपी दी जाती थी, महीने भर लग जाते थे। अब आज तुरंत आपने बीमा कराया, पॉलिसी ली और आपको तुरंत सर्टिफिकेट मिल जाता है, कुछ ही दिनों में आपको इंश्योरेंस की पॉलिसी मिल जाती है। तो बहुत ड्रास्टिक चेंज आया। क्लेम पेमेंट में बहुत तेजी आई। पहले जो है क्लेम पेमेंट जो है डिले हुआ करता था, महीने, 2 महीने, 3 महीने। अब तो जो डेट है और ज्यादातर केसेस में उससे पहले ही कोशिश की जाती है कि कस्टमर के खाते में पैसा पहुंचा दिया जाए, या कम से कम उस डेट में जिस डेट को वो क्लेम सेटल होना है। और ये काम पब्लिक सेक्टर भी कर रही है, प्राइवेट सेक्टर भी कर रही है। तो अलग अलग तरह के पॉलिसीज आए, हेल्थ इंश्योरेंस, माइक्रो इंश्योरेंस, है ना, पेंशन से रिलेटेड पॉलिसीज, है ना, शेयर मार्केट से संबंधित पॉलिसीज। ये सब इसीलिए संभव हुआ क्योंकि प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन का इंपैक्ट बढ़ रहा था। नए किस्म के जॉब भी क्रिएट हुए, उसके भी बारे में भी हमने आपको बताया। जॉब का क्रिएशन हुआ, जॉब अलग अलग तरह के जॉब क्रिएट हुए, एक ही तरह के केवल मार्केटिंग के जॉब ही नहीं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जॉब भी क्रिएट हुए, यानी आईटी सेक्टर को भी बढ़ावा मिला। शेयर बाजार में भी निवेश बढ़ा, इससे सेंसेक्स भी बढ़ा। तो शेयर बाजार भी बड़ा चेंजेस आए। सोशल सिक्योरिटी का जो डायरेक्शन था उसमें भी चेंजेस आए, और साथ ही साथ
टोटल इकोनॉमी में इंश्योरेंस सेक्टर का जो प्रभाव है, जो इम्पैक्ट है और जो उनका पेंट्रेशन है लोगों में, वो भी बढ़ा। और लोगों में सबसे बड़ी बात, इंश्योरेंस के प्रति जो जागरूकता पहले कम थी। 1991 की जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से पहले जब केवल एक पब्लिक सेक्टर हुआ करता था, तो लाइफ इंश्योरेंस हो या जनरल इंश्योरेंस के प्रति लोगों में अवेयरनेस कम थी। वो अवेयरनेस अब कई गुना बढ़ गया और जिसका परिणाम ये है कि अब लोग खुद ही इंश्योरेंस लेने के प्रति जागरूक भी हो रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में लोग और अवेयर होंगे, इंश्योरेंस के प्रति भी अवेयर होंगे, सरकार भी लोगों को सोशल सिक्योरिटी देने के प्रति अवेयर होगी और इस क्षेत्र में काम हो भी रहा है और वक्त के साथ इसमें और भी तरक्की होगी। धन्यवाद।